डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म एंड ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इस टॉपिक के अंतर्गत जो है हमने कुछ एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस किए थे। अब हम फर्दर एग्जाम्पल की ओर बात करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संक्रमण धातुओं के चुंबकत्व और ज्यामिति की व्याख्या। तो जो एग्जाम्पल हम जो ले रहे हैं वो है आपका है टेट्रा अमीन निकल 2 सल्फेट। यह एक कॉम्प्लेक्सेस है और इसको हम वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर पूरा डिस्क्राइब करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इसकी ज्योमेट्री के बारे में। तो जैसा कि इस कॉम्प्लेक्स में जो है निकल जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 4 है। अब निकल की जो एटॉमिक नंबर अपने को पता है कि 28 होती है। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर यह Ni+2 स्टेट में आता है। तो ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 3d8 और Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वो 4s2 ऑर्बिटल में से निकलेंगे और क्या हो जाएगा ये आपके इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा 3d8 4s जो है वैकेंट हो जाएगा और p ऑर्बिटल भी वैकेंट है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये 4s और 4p ऑर्बिटल्स क्या है जो वैकेंट हैं और जो sp3 हाइब्रिडाइज हो करके ये ऑर्बिटल इस कॉम्प्लेक्स की कैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं चतुष्फल की है ना। इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर कैसी है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इन 4 जो वेकेंट ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या होता है कि इस कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर होती है इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो है इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर कैसी हो रही है कि आपकी जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण नेचर इसकी कैसी होगी पैरामैग्नेटिक। तो इस प्रकार से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ज्योमेट्री को आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट। पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट मीन्स K2NiCN4। अब जो है वैसे इस पे +2 जो चार्ज होता है पर हमने उसको जो है -2 चार्ज होता है पर उसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए आगे अपन ने क्या लिखा दिए 2 पोटेशियम के जो है मॉलिक्यूल्स लगा दिए। तो निकल के इस कॉम्प्लेक्स में निकल जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और साथ ही इसकी जो नेचर कैसी है डायमैग्नेटिक है। तो डायमैग्नेटिक कैसी है वो उसमें हम देखें तो इस कॉम्प्लेक्स में निकल जो है वो है क्या DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें पाया जाता है और इसके कारण इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें भी हम देखें तो निकल +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 3d8 4s वैकेंट है 4p भी वैकेंट है। अब जो है रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और d ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन खाली हो जाए एक ऑर्बिटल खाली जो है वो खाली हो जाएगा और dsp2 जो है हाइब्रिडाइजेशन होगा और फिर इस जो 4 में वैकेंट और हाइब्रिड ऑर्बिटल में 4 साइनाइड आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जो है जुड़ करके टेट्रासाइनोनिकल का फॉर्मेशन करेंगे। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4 जो साइनाइड आयन इलेक्ट्रॉन जो है साइनाइड आयन से इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करके इस प्रकार निकल का जो कॉम्प्लेक्स है जैसे कि अपन इस डायग्राम में देख रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है जो है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। यहाँ हम इसमें 2 नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं। 2 नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस करने के लिए यदि हम K2 आगे लगा दें तो ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस प्रकार जो टेट्रासाइनोनिक्लेट इसकी जो स्ट्रक्चर कैसी है ये अपने को पता है स्क्वायर प्लेनर है और इसमें कोई भी जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी नेचर कैसी हो जाएगी डाई मैग्नेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है जो इसमें जो है ये इस कॉम्प्लेक्स का जो है एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोटेशियम टेट्रासाइनोक्यूप्रेट। पोटेशियम टेट्रासाइनोक्यूप्रेट में हम देखें तो K2CuCN4। तो इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ये 4 साइनाइड लिगेंड्स से
जुड़ने के कारण कॉपर दो प्रकार से हाइब्रिडाइज हो जाता है। चार साइनहाइड जुड़ने के कारण एक में तो क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिगेंड की उपस्थिति में ऊर्जा जो ले करके 4p ऑर्बिटल से जो है एक्साइटेड जो चला जाता है, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण Cu+2 आयन जो है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। और दूसरी में ये क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण ये कैसा बना रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। दोनों ही कॉम्प्लेक्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी नेचर कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। लेकिन क्या होता है कि इस कॉम्प्लेक्स का चुंबकीय आघूर्ण जो है, जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होती है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भी क्या होता है, कम होता है। तो पॉलिंग्स के अनुसार इस कॉम्प्लेक्स में भी Cu+2 कॉम्प्लेक्स के समान ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, एक्साइट होकर 4p ऑर्बिटल में चला जाता है और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक रिक्त d ऑर्बिटल उपलब्ध हो जाता है। इस हाइब्रिडाइजेशन के कारण स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेंगे और क्या हो जाएगा कि इनके डायपोल मोमेंट का मान भी अपेक्षा से कम हो जाएगा। इस प्रकार हम इस जो अपन इस डायग्राम में देखें तो Cu का जो 20 से कॉपर का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 29, तो 3d9 4s2 या 3d10 4s1। Cu2 प्लस का हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे और वेकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा और इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसमें जो है 4 साइनाइड आयन जोड़ करके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। कॉपर का जो है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे विथ कोई भी इसमें क्या है ये। तो इस प्रकार हम वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर कॉम्प्लेक्स की जो है वो उसकी ज्यामिति और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इजीली हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, समझा सकते हैं। अब इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हालांकि ये जो थ्योरी होती है कॉम्प्लेक्स के बनने में, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उनकी ज्योमेट्री, इनको जो एक्सप्लेन करने में काफ़ी जो है सफल रही, फिर भी कुछ इसके लिमिटेशन हैं। और तो सबसे पहली लिमिटेशन तो इसकी ये है कि सभी ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स विलयन में रंगीन आयन मुक्त करते हैं। इसकी व्याख्या वैलेंसी थ्योरी जो है वो नहीं समझा सकी। और इस थ्योरी के आधार पर इस बात की व्याख्या भी नहीं की जा सकती कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मेटल आयन कब बनेगा। इसी प्रकार से जो कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक मोमेंट की जो अपन क्वांटिटी की व्याख्या की इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकी। कोबाल्ट 2 और कॉपर 2 दोनों ही ज्योमेट्री को समझने के लिए इस सिद्धांत के अनुसार यह व्याख्या दी जाती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में क्या होता है, एक्साइट हो जाता है। लेकिन ऐसा होने पर दोनों कॉम्प्लेक्स में जो क्या है क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होती है रिड्यूसिंग गुण नहीं आने चाहिए। इसको भी जो स्पेसिफिकेशन है वो जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर सकी। अब इसी सिद्धांत के आधार पर किसी कॉम्प्लेक्स के बनने में ऊर्जा परिवर्तन को भी अपन जो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स इसकी अपन बार बार इसको बोल रहे हैं कि ज्योमेट्री और मैग्नेटिक मूवमेंट पर कुछ जो है इसकी लिमिटेशन है जो अपन ने देखी। तो इन सब कमियों को जो हम फर्दर जो थ्योरीज हैं जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, लिगेंड फील्ड थ्योरी है, इनके आधार पर हम इस वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की कमियों को अपन इजीली क्या कर सकते हैं, हम इसको दूर कर सकते हैं। थैंक यू।